COM exercise 4 level 2. Exercise 4 level 2. Question number 1. Question number 2. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, वैसे तो ये बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि यू हैव टू पार्टिकल्स. ओके, दोनों का लीनियर मोमेंटम कितना है, एक का पी आई कैप है और दूसरे का माइनस पी आई कैप. ओके, और ये दोनों क्या करते हैं, कोलिजन. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व. तो क्या इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो है? तो दिस सिस्टम्स मोमेंटम इज जीरो. तो अब आपको क्या चेक करना है, ये जो नीचे 4 अलग अलग केसेस दिए हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल है, मतलब आपको कौन सा पार्ट जीरो लेके आ सकता है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि P A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ये सब नॉन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए. तो जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ए ऑप्शन में क्या है मेरे पास, A1I प्लस B1J प्लस C1K और P2 कितना है, A2I प्लस B2J. अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, A1 B1 C1 नॉन जीरो है, तो आपको पता है कि ये चीज इससे कट सकता है. मान लो ये +2 हो, ये -2 हो, कट सकता है. ये B1 माइनस B2 से कट सकता है, मतलब ये +5 हो, ये -5 हो, कट सकता है. लेकिन ये C1 तो नॉन जीरो है, तो इट मे बी कैंसिल्ड बट इट विल नॉट बी कैंसिल, क्योंकि आपका C1 जीरो. अगर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो और अगर ये जीरो होता तो जीरो हो जाता, लेकिन C1 को जीरो करना अलाउड. तो एक तो आपका आंसर ए होगा जो पॉसिबल नहीं है. फिर बी ऑप्शन क्या कर रहा है, C1 के और C2 के, क्या कहते हो, C1 के प्लस C2 के, ये सिस्टम का मोमेंटम है, ये जीरो आ सकता है. अगर ये +5 हो और ये -5 हो तो जीरो आ सकता है. उसके बाद आपका सी ऑप्शन, A1I प्लस B1J प्लस C1K प्लस A2I प्लस B2J माइनस C1K. बहुत अच्छी बात है, ये तो खुद ही कट गया, और ये कैंसिल हो सकता है, और ये भी कैंसिल हो सकता है, तो मोमेंटम जीरो आ सकता है. एंड द लास्ट ऑप्शन A1I प्लस B1J प्लस A2I प्लस B1J. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं जेई वाले, है ना. सिंपल आपको मोमेंटम जीरो करना है, लेकिन कब जीरो हो सकता है, कब जीरो, तो ये तो कट सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी, क्योंकि B1 इज नॉन जीरो. तो योर 2B1J. तो इसका मतलब कौन से दो हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ए और डी. तो ए और डी इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट. नहीं, बिफोर कोलिजन देखो जीरो है. नहीं, ये नहीं कह सकते. आपको पता है क्या, इट इज हेड ऑन. ये ऑब्लिक भी तो हो सकते हैं. अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तब तो कंफर्म है कि आई कैप, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है. जैसे मान लो ऐसा हो कि ये इधर जा रहा हो, ये इधर आ रहा हो, लेकिन एक कोलिजन कैसा बनेगा, ऑब्लिक. तो ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा पॉसिबल है. समझ में आई बात. अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने कि क्या सिर्फ हेड ऑन के अकॉर्डिंग चेक करना है. नहीं, हेड ऑन हो भी सकता है, और बिकॉज वी डोंट नो द लाइन ऑफ कोलिजन. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बताना है. हाँ कोई बात नहीं, मैं पूरा बता देता हूँ एक बार, है ना. अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, एक और चीज यहां से नोटिस करना, आपको मैंने एक बताया था, जनरली
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग बॉडी को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडी कंबाइंड हो, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन जीरो करना होता है। लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर उनकी कुछ वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ठीक है, उसका कितना एंगल है 60, ऐसे 60 डिग्री का इंक्लाइंड है, और फिर ऐसे कितना एंगल है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। कितना हाइट आपको प्रोवाइडेड है, तो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि ये यहां से आ रहा है, जिसमें ये दूरी कितनी है √3 मीटर, कंफर्म। अच्छा उसके बाद ये हाइट कितनी है, ये 60 डिग्री है, और ये आपका √3 मीटर है, और ये 3√3 मीटर। देखो क्वेश्चन को कैसे अपने कंट्रोल में लाएंगे। तो सबसे पहले आपने उसको ऊपर से रिलीज किया, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बीट इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक द सेकंड इंक्लाइन इज। इसको ऐसे आने दो पहले, ये ऐसे आएगा यहां तक एज इट इज आ रहा है। कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर चुका, 1 मिनट, 60 क्यू, वी नॉट इक्वल टू √2gh, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क नहीं है, सिर्फ mg का वर्क है, तो mgh इसका वर्क होगा, तो √2gh। जरा देखो तो h कितना है, ये 60 है ना, तो ये 3 मीटर है, तो दैट इज √2g इंटू 3, √60 मीटर्स पर सेकेंड। ये कब है वेलोसिटी, जस्ट बिफोर। अच्छा किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलेगा। तो आपको पता है कि आप क्या करो, ये जो वेलोसिटी है ना ऐसी, कितनी है √60, इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। कितना है अलोंग द इंक्लाइन, तो देखो ये एंगल 30 है और ये 60 है, तो ये 30 बचेगा सिर्फ, ऐसे ना, ये 60 है और ये 30 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 30 होगा, तो यहां पर ये एंगल 30 बचेगा। तो क्या करूं मैं इसको, इधर आएगा मेरे पास वेलोसिटी √60 cos 30, और इधर √60 sin 30, यही ना। अच्छा ये अभी बिफोर बनाया मैंने। अच्छा कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी E इक्वल टू 0। क्या आपको लगता है इंक्लाइन प्लेन के इसमें लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग अप्रोच है कितने से, √60 sin 30, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होना चाहिए, तो यानी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म, तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा इधर, √60 cos 30, एंड दिस इज योर √60 cos 30 इज √3/2, कितना आएगा √45। कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ का आंसर आ गया। पहले ये समझना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, लेकिन सेपरेशन, तो जैसे आप लोग क्या करते थे, u cos थीटा से टकराते थे, तो EU cos थीटा से उड़ जाता था, तो यहां पर E की वैल्यू 0 होने की वजह से इधर वाली वेलोसिटी 0 हो गई, इधर गया सीधा, कंफर्म। ठीक है, इसके बाद कह रहे थे स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द C पॉइंट। C पॉइंट में तो कोई खास बात नहीं है, क्या करे बताओ, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व कर दे, तो आपको फाइनल वेलोसिटी v2 चाहिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ m √45 का होल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ले, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आया तो -m
जी एच कितना है जरा देख लेते हैं। ये 3√3 है, तो ये हाइट यहां से यहां तक, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 3 होगा। तो एम जी इंटू 3, यहां पर आप रखिए इसको √45 रख दिया मैंने, V2 आ जाएगा। यस और नो? अब डाउट आता है जनरली अगले पार्ट में, इफ द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड इज इलास्टिक। तो एक बात बताइए, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, जस्ट बिफोर कोलिजन दो वेलोसिटी है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। इस तरफ की तो वैल्यू कितनी है, √45, या चलो इसको ऐसे लिख लो ज्यादा दिमाग लगाए बगैर, ये है √60 cos 30, समझ में आया? और ये क्या है, √60 sin 30। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो क्या ये रुका हुआ है? तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन ये हट के ये इधर चली गई, √60। यस और नो? अब इसका आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, नेट वेलोसिटी आ गई। अगर इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे तो आपको ग्राउंड फ्रेम में नेट वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो उतनी ही होगी टकराने से पहले जितनी थी स्पीड, लेकिन विद डायरेक्शन ये है। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, अपवर्ड कंपोनेंट। तो अपवर्ड कंपोनेंट कैसे आएगा बताइए, ये वाला। 1 मिनट, जल्दीबाजी मत करना कोई भी सवाल में। इधर कितना है 30, ये 30 है, तो ये कितना 60, और ये 90 है, तो ये कितना 30। बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना, √60 sin 30 cos 30, सही बात है। अच्छा इसका नीचे की तरफ √60 cos 30 cos, बताइए क्या दोनों बराबर है, ये cos 30 ये cos 30 बराबर है, ये sin 30 cos 60 बराबर है, यानी वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट इज 0। ओके, कंफर्म सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 4, 5, 6। ओके, हाँ मतलब जब तक आपको सरफेस का मास वगैरह नहीं दिया हो तब तक उसके मूवमेंट की बात, तो वो इंक्लाइन प्लेन है तो आपको मूव नहीं कराना है। मूव कराना होगा ना तुरंत हम आपको उसका क्या देंगे, मास प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे इट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, इस तरह से कुछ बताएंगे, समझ गए? वरना ये रिजिड इंक्लाइन प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। डाउट है? देखिए 9th में, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, देखिए 9th क्या कह रहा है आपसे, एक 2 पार्टिकल है ना, ए और बी, ए की वेलोसिटी किधर है, ए पॉइंट पे, एक की वेलोसिटी तो इधर है कितनी v, और इसकी 2v। एक मिनट देखो, बहुत सिंपल है, कुछ पेन में कुछ चलाना ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि between the collision after making how many collisions other than A these particular again reach at A। मुझे बताइए पहला कोलिजन कब होगा, ये ऐसे दौड़ते 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 इधर आएगा कुछ, ये डबल आएगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये बेचारा अगर ये इधर एंगल लेता है कितना 120, तो ये लेगा 240। अच्छा ध्यान से देखना, बिफोर कोलिजन ये इधर v होगा, और इधर वाला जो ऊपर जा रहा है 2v होगा। यस और नो?
एंड दिस एंगल इज 120 एंड 240, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा बताओ, कोलिजन के पहले ये कहानी है, कोलिजन इलास्टिक है, मास बराबर है, तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज, तो ये वाला v इसको दे देगा, और ये, तो ये बेचारा ये 2v वाला इधर गया और v वाला इधर गया। अभी कितने कोलिजन हो गए? एक। अब ध्यान से सुनना, एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन कब होगा? तो 2v वाला चलेगा कितना? 240 यहां, और ये चलेगा 120 यहां। कोलिजन के पहले ये वाला v से आ रहा है, और ये वाला इधर 2v से आ रहा है। कोलिजन यहां होगा कि कौन सा कोलिजन? दूसरा, वेलोसिटी एक्सचेंज, टकरा के ये इधर जाएगा v से, ये टकरा के इधर आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, ये v और ये 2v, सॉरी उल्टा, ये v और ये v से आ रहा है, ये 2v से आ रहा है, तो ये v वाला इसको दे दिया उधर, ये इधर। अब बताइए, ये इधर से चलेगा 120 और ये 240, दे आर अगेन एट देयर इनिशियल कंडीशन। मासेस सेम नहीं होते तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं। समझो क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, जो वो सॉल्व होता हो। तो ये कितनी देर के, कितने कोलिजन के बाद? 2 कोलिजन के बाद वापस इनिशियल पोजीशन पे टकराएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में ना आप लोग, आप नेक्स्ट क्लास में इसका जो होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर सीओएम का लेवल 2 एक्सरसाइज 4, कहां से कहां तक? 11 से 20 करना है। इसमें एक क्वेश्चन अभी छोड़ देना, वो हम लोग केटीजी के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अभी छोड़ देना, ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर 17 मत करना, और एक क्वेश्चन नंबर अभी 19 मत करना, और 20 मैं ही करूंगा, ठीक है? 17 और 19 अभी मत करना। 17 का क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में केटीजी का कुछ पॉइंट आ रहा है, उसको हम लोग केटीजी के नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ लियो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग तभी बात करेंगे। हालांकि कोई खास बात नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वहां के फंडामेंटल्स आने के बाद करो। अरे बात नहीं। और दूसरा 19 जो है ना, इसमें एसएचएम का कुछ फंडा है। किसका? तो इसलिए अभी ये दोनों छोड़ के बाकी सारे करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैं करवा दूंगा कैसे करना है, पर सोचना जरूर। अब ऐसा करो, कैलोरीमेट्री, कौन सी एक्सरसाइज है कैलोरीमेट्री की? एक्सरसाइज 1। हीट 1 है ना? एक मिनट, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं आया था एक्सरसाइज 1 में। कौन सा क्वेश्चन है 10? एक मिनट मैं देख लेता हूं। उसका कहना है कि आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा अप्रोक्स आंसर आता है ना? कुछ 90 के आसपास वैल्यू आती है एलएफ कैलोरी में, फिर उसको चेंज करना होता है। नहीं, एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन मैंने कराया था ना, तो उसमें आपको m इंटू एस को एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद आ जाता है आंसर। वो आंसर कैलोरीज में आता है, उसको फिर किस में कन्वर्ट करें? जूल में। आंसर आता है। ओके, करेक्ट आ रहा है, मैंने बताया था ना, किया उसके बाद। वेरी गुड, आ रहा है बेटा आंसर, है ना? एक बार आप यूनिट्स का ध्यान रखें, आ जाएगा। हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज कौन सा था जो बचा हुआ? एक्सरसाइज 3 लेवल 1। एक्सरसाइज 3 लेवल 1।
एक्सरसाइज 3 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आता है, शायद आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। देखिए 5 क्या कह रहा है आपसे? हाँ, एनर्जी से ही हीट बनेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द पीस ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये कंप्लीटली मेल्ट कर जाए। 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब बाय द आइस। मुझे बताइए, अगर मैं उसको h हाइट से ड्रॉप करता हूं तो ग्राउंड पे आते आते कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है? वो हाफ mv² किसके बराबर होगा? mgh। अब ये एनर्जी एकदम से लॉस होगी, तो वो क्या कह रहा है? उसके करस्पॉन्डिंग 1/4 पार्ट इज प्रोड्यूस। तो कितना हीट आया, कितना हीट बना? हालांकि मुझे इसको थर्मल एनर्जी कहना चाहिए। दिस इज व्हाट? mgh। इसका कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। तो 1/4 इंटू mgh। और ये क्या करा रहा है? कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय द आइस। तो क्या कह रहा है आपसे? हीट प्रोड्यूस एब्सॉर्ब बाय द कंप्लीटली मेल्ट्स। इसका मास कितना है? m इंटू LF। m से m, then what do you have to estimate? Height h 4 LF अपॉन g। कर लोगे सॉल्व? जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। देखिए कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं। 4 4 4 4 4 4 में ऐसा क्या है बेटा? देखो सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन बताने नहीं चाहिए मुझे। इसमें क्या कर दिया इसने? इक्वल टू H प्लस 1 किलोग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यही ना? अच्छा ये बताओ, इसने इक्वेशन तो ये लिखी है, आपको H बताना है। मुझे ये बताइए, ये जो स्टीम होगी वो हीट लेगी कि रिलीज करेगी? हीट रिलीज करके उधर कन्वर्ट होगी। तो ऐसा करते हैं, हम विद साइन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है हीट आएगी कि जाएगी? तो पहले ये कितने टेम्परेचर पे है? 200। तो पहले 200 से 100, तो वो होगा ms डेल्टा टी। उसके बाद आपको पता है ये क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर में कन्वर्ट होने का मतलब माइनस ऑफ m इंटू LV। माइनस क्यों? हीट लेता है तो वेपर में जाता है, वेपर से लिक्विड में आएगा तो हीट निकलेगी। अच्छा m कितना है? 1000 ग्राम। s कितना होता है स्टीम का? डेल्टा टी 100 माइनस 200 माइनस ऑफ 10 पावर 3 और LV 540। कितना आ रहा है देखिए तो? 50 590 590 विद नेगेटिव साइन इंटू 10 पावर 3 कैलोरीज। यही है। इसका मतलब क्या? दिस, इसमें से इतनी हीट निकलेगी तब ये बनेगा। तो ये चीज इधर से इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। समझ में आएगा? सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ऑनलाइन में। ऐसे आते डाउट 2 कई बार, तो हमें बताना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैसे तो मेरा बताने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? 10 ग्राम आइस कितने पर है? 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ओके। और इसमें 20 ग्राम 10 ग्राम वाटर एट
कितना 10 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा करते हैं, इसको भी है ना 20 तक ले आओ। कहां तक ले आओ? 20 तक। कैसे ले आए? इसमें हीट ऐड करें, कितना? एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल एफ, एल एफ इज 80। ये बेचारा किस में कन्वर्ट हो गया? 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। एक मिनट, इसमें और ऐड कर दो, एम एस डेल्टा टी। क्या ये 10 ग्राम वाटर एट, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं 20 पे? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 20 डिग्री पे है, तो उसको 20 पे ही ले आते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? 2 ग्राम स्टीम एट, थोड़ा फास्ट देखना, इसमें से हीट आएगी कि निकलेगी? कितनी? माइनस में एम एस डेल्टा टी, तो एम है 2। 1 मिनट, पहले तो 2 इंटू 540, क्योंकि 100 पर है, 100 से पहले क्या होगा? कंडेंस होगा, फिर टेम्परेचर डाउन होगा। तो -2 इंटू 540 माइनस एम कितना? 2 एस 1 डेल्टा टी 80। याद रखना माइनस पहले लगा दिया है मैंने। दैट इज इक्वल्स टू 2 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री, और एक और चीज है आपके पास, क्या? 20 ग्राम वाटर एट 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने कुछ भी डिस्टर्ब, ठीक है, 10 ग्राम वाटर एट इसको कुछ भी हमने नहीं डिस्टर्ब किया। बताओ, जोड़ते हैं, ये कितना? दिस इज मिक्सचर। ओके, यहां बताओ ये कितना है टोटल? ये टोटल कितना आ रहा है? ये 1050, और ये माइनस ऑफ, देख लो यही है ना, पक्का? ये 1080 और ये 120, ये तो है 1080 और प्लस का 160, सही है? ओके, इन दोनों को ऐड करें तो कितना बच रहा है माइनस का? 190। दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 190 इधर ले जाए, तो ये जो आपका 22 ग्राम वाटर है उसको कितना कैलोरीज दे दो? 190। सबका यही आ रहा था पहले, तो 22 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसको कितनी कैलोरी दे रहे हो आप? 190। ये किसके बराबर होगा? एम एस डेल्टा टी। आ रहा है क्या आंसर? यहां से आ रहा है? इसको सॉल्व करिए, आ रहा है ना आंसर? किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा टाइम बचेगा अपना, है ना? बेटा आप 0 डिग्री पे भी लेके कर सकते हैं, मैंने 20 पे किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, हम लोग कहां तक आ गए? क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए। 6 बताना है। 6 सिंपल है, बताते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में नोट करते रहना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे, इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मटेरियल ए is placed against B, also the material of mass but higher at temperature. When the thermal equilibrium is reached, the temperature changes delta T and delta TB. Okay. और कह रहा था experiment is repeated using A other materials and this. आपको रीडिंग क्या दी जा रही है? तो क्या इनके मास बराबर है? तो एक बार बताओ, पहले का टेम्परेचर चेंज और दूसरे का टेम्परेचर चेंज, आपको पता है क्या कि ये वो टेम्परेचर चेंज है जिस पर उनका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने रिसीव किया। तो पहले वाले के लिए लिखो एम एस ए डेल्टा टी ए प्लस एम एस बी डेल्टा टी बी इक्वल टू 0। पहले वाले में क्या करोगे, एम एस ए डेल्टा टी ए कितना 50 और प्लस एम एस बी डेल्टा टी बी कितना -50 इक्वल टू, यू विल गेट व्हाट, एस ए इक्वल्स टू एस बी। एक इक्वेशन तो आ गई। फिर दूसरा ए और सी, एम एस ए इंटू 10 प्लस एम एस बी इंटू -20 इक्वल टू 0। क्या है एस ए और एस बी में रिलेशन, एस ए इक्वल्स टू एस बी, एस बी नहीं है ये सी है। ओके। और तीसरा एम एस ए इंटू 2 प्लस एम एस डी इंटू -40। समझ में आ गया क्या करना है? तो योर एस ए इक्वल्स टू 20 एस टी। ये लीजिए ऐसे 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 आपस में क्या रिलेशन है आप देख सकते हैं। ओके, और कुछ दिया था? ओके, अब इधर देखो, नेक्स्ट क्लास में ना ये लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर लेना, ठीक है? और अभी मैं जब होमवर्क दूंगा तो तब अपन कर लेंगे, है ना? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ होगी, तो मैंने बेटा हाफ ही यूज किया है। क्लियर? मैंने हाफ ही यूज किया है। लाइए अब आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया है, हीट ट्रांसफर। अब थोड़ा मैथमेटिक्स में खेलने में मजा आएगा। अभी तक तो क्या है, एम एस डेल्टा टी, बस सिंपल सी मैथ्स। अभी बताएंगे, सब बताएंगे, वो तो मैं शुरू से बताऊंगा। 1 मिनट। देखिए अभी मैं लॉ ऑफ कंडक्शन बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। फिजिक्स का जो बेसिक होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट पता है कहां पर डिस्कस होता है? जब हम किसी टॉपिक को समझा रहे होते हैं कि वो शुरू कैसे होता है, कैसे उसको देखा जाता है। तो जो लॉ ऑफ कंडक्शन है वो क्या कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि कंडक्शन में मटेरियल ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे आपके पास ये कोई कंडक्टिंग मीडियम है, मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है? ये सॉलिड है पूरा ऐसे। हमने मान लीजिए यहां पर कोई टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, यहां पर कोई टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, हमें पता है कि कुछ हीट वगैरह ट्रांसफर हो सकती है। तो ये जो मीडियम है ये हीट कैसे ट्रांसफर करता है, तो हमें क्या करना होता है, ये जो लॉ है वो ये बताता है कि जो हमारा यहां पर आपको पहले क्या करना है पता है? किसी x डिस्टेंस पे जाके एक क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है, फिर अगला क्रॉस सेक्शन x प्लस dx पे। तो इन ये विड्थ कितनी हुई? dx।
ओके, अब ये मीडियम हीट ट्रांसफर करेगा, तो हीट ट्रांसफर का लॉ क्या है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होता है हीट का फ्लो। तो हमने कहा कि सपोज किसी x डिस्टेंस पर टेम्परेचर T है और x प्लस dx पे टेम्परेचर, तो सबसे पहली बात इस मीडियम में x के साथ टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, ताकि एक से दूसरे का टेम्परेचर अलग, दूसरे से तीसरे का टेम्परेचर अलग, उसके करस्पॉन्डिंग हीट का फ्लो होता है। तो जो हमारा h होता है ना, h जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो दिस इज योर बेसिकली dq बाई dt, है ना, और ये आपका जूल पर सेकंड होगा, जिसको आप बोल सकते हैं इट इज व्हाट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो आप देख रहे हैं जिस एरिया से हीट फ्लो होता है, इस एरिया से इस एरिया की तरफ, तो ये आपका ए क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इनटू माइनस ऑफ dt बाई dx। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये लॉ है, इसका नाम है लॉ का, वैसे फोरियर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी 11th-12th में हमें इसका नाम जानने की जरूरत, बट जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसका नाम क्या है, फोरियर लॉ। तो योर h इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू माइनस ऑफ dt by dx, where dt by dx is called temperature gradient। याद रखना, जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहां पर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होना चाहिए पोजीशन के साथ, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और माइनस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज k इंटू ए इंटू माइनस dt बाई, तो ये जो लॉ है आपका, h इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k a dt बाई। अब इसमें आप पॉइंट्स क्या क्या जानते हो कि ये तो क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और k जो है, k को क्या कहते हैं, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी, तो पहले इससे आपको क्या पता चला कि ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। बात समझ गए। तो ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ के। एक मिनट, इधर क्या है बताइए, एक मिनट, इसकी यूनिट है वॉट, इधर कितना है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और dt बाई dx होगा केल्विन पर मीटर या फिर डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, बट ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, W अपॉन मीटर इंटू केल्विन, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, दिस इज वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये हमारे पास क्या है इसका एसआई यूनिट। ओके, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। अब देखो यहां पे, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये फॉर्मूले में एक माइनस भी है। तो ये जो माइनस है ना, वो कैसे आता है, अगर आप इस लॉ को बहुत ढंग से यूज करना चाहते हो तो इस माइनस को भी बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। पता है ये कैसे है, ये जो आप देख रहे हो अभी तक ये लॉ अधूरा है,
पता है इसको पूरा करने के लिए कैसे पूरा किया जाएगा? ये जो हीट किस तरफ जाएगी इसमें इसका भी रोल है। तो आपको हमेशा इसको किधर दिखाना है? पहले इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हैं तो आपको x से x प्लस dx की ओर h दिखाना है। किसकी ओर दिखाना है? x से। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, किसकी ओर दिखाना है? x से x प्लस। ये फॉर्मूला अपने आप आपको बताएगा कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर किधर हो रहा है। पता है कैसे? मुझे बताइए, मेरा h ये है, तो कितने लोगों को लगता है कि अगर h पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब हीट इधर जाएगी, और h नेगेटिव आ जाए तो? अच्छा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव आना किस पर डिपेंडेंट है? दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, तो dt बाई dx टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, ये h पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? dt बाई dx नेगेटिव हो, और dt बाई dx नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर घटा कि बढ़ा? तो अगर x से x प्लस dx में टेम्परेचर घटता है तो हीट इधर जानी चाहिए। क्या सही बात है? तो इसीलिए ये h जो है अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ये h पॉजिटिव आएगा, और अगर मान लो इधर से इधर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो dt पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब dt पॉजिटिव है तो हीट इधर नहीं जाएगी, हीट उल्टा आनी चाहिए। देखो ये h क्या आएगा? नेगेटिव। तो याद रखना, ये फॉर्मूला अगर आप ढंग से अप्लाई करते हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हीट किधर फ्लो होगी, ये अपने आप बना लेगा उसको। अपने आप कैसे बना लेगा? अगर टेम्परेचर घट रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा खुद ही, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एज अ अननोन, अननोन का मतलब समझते हो कि जैसे आपको पता ना हो किधर दिखाना है, तो आप सुनो, अभी लिखो मत, आप जिधर से x मानेंगे इस h फॉर्मूले को आप उसी की ओर दिखाएंगे। बात मेरी समझ में आई? तो उसी ओर दिखाएंगे, x से x प्लस dx। अब टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो आपका dt नेगेटिव होगा, और dt नेगेटिव होगा तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने आप h की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और आपको पता है क्या, dt नेगेटिव का मतलब ये हाई टेम्परेचर है और ये, तो हीट इधर जाएगी। समझ आई बात? और अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब यहां से इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट उल्टा आनी चाहिए। तो आप देखिए, ये अगर पॉजिटिव होगा तो h अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो किसी x से लेके x प्लस dx की ओर इसको दिखाएंगे, फिर आप फंक्शन में डाल देना वैल्यू, वो अपने आप निकाल के बताएगा कि वो उधर ही आएगा कि उसके अपोजिट। अपने आप ये इसको प्लस में कर लेगा। हाँ, एज अ कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि हीट किधर फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से। ये अपने आप एडजस्ट करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा और हीट को फ्लो कराएगा उधर जिधर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ है। तो दिस इज योर 4 ईयर लॉ। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंडक्शन है। हाँ, FOURIER, 4 ईयर मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो मैं ऊपर ही लिखता ना डायरेक्ट। ये तो हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं आपको, वरना कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंडक्शन है आपके लिए। ओके, चलें आगे। अब देखिए, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास आ गया। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है? कितना हीट पर यूनिट टाइम में जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर कोई भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो उसका मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट यूनिट टाइम में वहां से जा रहा है। दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। बेसिकली ये हीट नहीं है, इट इज द रेट ऑफ हीट, कि हीट किस रेट से
ये कितनी हीट पर यूनिट टाइम में जा रही है। अब देखिए इसमें जो ये थर्मल कंडक्टिविटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। जब तक आपसे नहीं कहा जाए तब तक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। अब जैसे मान लो कभी मैं आपसे कह देता हूं कि इस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो x के साथ चेंज हो रही है, या इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तभी आपको चेंज करना है। अदरवाइज थर्मल कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की, और ये चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन आपको कहता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका अलग अलग पोजीशन पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो फिर आपको अलग अलग करना है। अदरवाइज ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। ठीक है, अब अभी इतना लिख लिया ना सबने? तो देखिए अब हम लोग एक पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि आप कोई रॉड लगाते हो, सपोज कोई रॉड है या कोई भी चीज है, हीट ट्रांसफर करने के लिए कंडक्टिंग मीडियम आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मैं हटा दूं ना, लिख लिया सबने। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि मान लीजिए आपके पास दो रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई हाई टेम्परेचर का रिजर्वॉयर है जिसका टेम्परेचर कितना है? TH। और ये मान लीजिए आपका एक कंडक्टिंग रॉड है या कंडक्टिंग मीडियम है। ये रॉड भी हो सकता है, वॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर इसको कितने टेम्परेचर पे आपने मेंटेन किया? ये किसी लो टेम्परेचर पर है, इसका टेम्परेचर कुछ TL है। ओके, एक बात बताइए, प्रैक्टिकल सोचते हैं, जब आप इस रॉड को लाके यहां पर फिट करोगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर हाई से किसकी तरफ जाएगा? लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। लेकिन टेम्परेचर हीट उड़ के जाएगा या मीडियम के थ्रू? तो एक बात बताइए, ये वाला पार्ट इससे हीट लेगा, फिर ये लेके अपने बगल वाले को देगा, फिर ये अपने बगल वाले को देगा, फिर ये अपने ये। अच्छा, जब ये रॉड आप फिट करने के लिए लाए थे, जब रॉड आप फिट करने लाए थे तब तो इसका पूरे का टेम्परेचर क्या था? समझ में आई बात? लेकिन आपको पता है कि जब इस सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ये इससे हीट लेगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये। क्या आपको लगता है यहां से यहां तक हर जगह पर टेम्परेचर में वेरिएशन होना चाहिए तभी हीट का फ्लो होगा? ये वाला पार्ट इसको तभी देगा जब यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, फिर ये पार्ट इसको देगा, ये पार्ट इसको, ये पार्ट इसको, ये पार्ट इसको, इसको यहाँ चला गया। तो पहली बात, इस सिस्टम को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि सपोज आपके पास एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड का रॉड है, वो पूरा रॉड 20 पर है, लेकिन जब आप उसको लाके फिट करोगे तो उसमें यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होना चाहिए। तो पहली बात तो थोड़ा टाइम लगेगा क्या आने में? वो कंडीशन आने में जब ये इसको जो हीट ट्रांसफर करेगा, उस हीट ट्रांसफर को करने में जो टेम्परेचर वेरिएशन की आवश्यकता है वो टेम्परेचर वेरिएशन भी यहां पर सेट होगा। यस और नो? पहली बात ये समझ में आती है। और उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कंडीशन क्या है पता है? कि जब ये इसको हीट देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, देते देते यहां तक पहुंच जाएगा। तो जो हमारी हीट है ना, जब एक फाइनल कंडीशन अचीव होगी तो वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब इधर से हीट आए और इधर चली जाए, ये मीडियम वाला कुछ भी उसमें हीट ना तो रिसीव करे ना ही रिजेक्ट करे। जैसे ये मीडियम का पार्टिकल है, इसको इधर से हीट मिली, जितनी मिली उतनी ही है, फिर इधर से जितनी मिली उतनी दे दे, ये अपने पास अब कुछ नहीं रखेगा। तो याद रखना, हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस कंडीशन पे सॉल्व करेंगे कि कोई भी क्रॉस सेक्शन पे जो आपके पार्टिकल्स हैं वो हीट ट्रांसफर करते वक्त उसमें से ना तो कुछ लेंगे ना उसको कुछ देंगे। उनका काम होगा एक तरफ से आया दूसरी तरफ भेज देना, इधर से आएगा इधर, इधर आएगा। तो जैसे यहां से यहां तक हीट का फ्लो हो रहा है ना,
तो इस रॉड को एक ऐसी कंडीशन पर आ जाना है ताकि वो इधर से ले और इधर दे, फिर इधर से ले इधर से दे दे, बीच में वो कुछ भी रिसीव ना करे। हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो स्टार्टिंग में उसने कुछ लिया दिया होगा, तभी तो वो वेरिएशन को सेट करेगा, यस और नो। लेकिन एक बार एक ऐसी कंडीशन अचीव हो जाएगी जब क्या होगा कि इधर से लिया हुआ हीट इधर दे देगा। बस समझ में आई बात। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब जो आपका मीडियम का पार्टिकल है वो कोई भी एनर्जी लेगा या देगा नहीं, वो क्या करेगा, वन साइड से रिसीव करेगा और अदर साइड में ट्रांसफर कर देगा। तो अब पता है जो आपके मीडियम का जो पार्टिकल है उसका जो भी टेम्परेचर है वो फिक्स बना रहेगा। जैसे इससे इसका कुछ टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए इधर हीट देने के लिए, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका, तो ये इसको हीट देगा। लेकिन अब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा और ये भी सब अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे और उनका काम होगा उधर रिजर्वायर से हीट लेना और इधर दे देना। रास्ते में वो कुछ रिसीव नहीं करेंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। बात समझ में आया कि नहीं। तो स्टेडी स्टेट की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो आपका मीडियम के पार्टिकल है वो एक तरफ से हीट रिसीव करते हैं और दूसरी तरफ हीट जाने देते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या अब आप ये कह सकते हो कि अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है तो यहां पर जिस रेट से हीट जा रही है उसी रेट से हीट यहां भी जा रही है, उसी रेट से हीट यहां भी जा रही है, उसी रेट से, मतलब यहां 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 हर जगह एच की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो आपका फॉर्मूला है ना H इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, उसमें हर क्रॉस सेक्शन पर H की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी आएगी उतनी अब वो रिसीव। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि एक्चुअल वे में उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस कंडीशन तक आने में। फिर जब वो कंडीशन आ जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक तरफ से हीट लेगा और एक तरफ से हीट पार कराएगा। मीडियम के पार्टिकल कुछ भी उसमें से हीट ना तो रिसीव करेंगे और ना ही अपनी हीट को, ना वो अपना टेम्परेचर डाउन करेंगे ना ही अपना टेम्परेचर अप करेंगे। अब उनका काम सिर्फ ये है इधर से आया और इधर भेज दिया। क्या ये बात समझ में है? ओके। अच्छा, जैसे ये मीडियम है ना, जब स्टेडी स्टेट पे काम कर रहा होगा तो जैसे ये वायर, ये जो है ना ये खुला हुआ है चारों तरफ से, सपोज ये रॉड खुली हुई है, तो क्या है ये सराउंडिंग में हीट क्या कर सकती है, डिसिपेट कर सकती है। तो इधर तो हम कह रहे हैं स्टेडी स्टेट आ गया, लेकिन ये सराउंडिंग को हीट दे सकती है। तो हम क्या चाहते हैं कि इधर से हम इसको क्या कर दें, इंसुलेटेड कर दें, और इधर से भी इंसुलेटेड कर दें। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स इधर लगाए जाएंगे। ओके, इंसुलेटिंग मटेरियल से चारों तरफ कवर कर दिया हमने, इसको हम लोग बोलते हैं, हमने इसको लैग्ड कर दिया। क्या कर दिया, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है कि दिस रॉड इज लैग्ड। लैग्ड का मतलब इसको चारों तरफ से आपने इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया है ताकि ये सराउंडिंग में कोई हीट लॉस ना कर सके। तो एक बात बताइए, एक पॉसिबिलिटी थी सराउंडिंग में हीट लॉस करने की, उसको भी हमने खत्म कर दिया। और हमें पता है कि जब ये इधर से हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ फेंक रहा होगा तो यहां से यहां तक कोई भी एलिमेंट, कोई भी मीडियम का पार्टिकल उस हीट ट्रांसफर में कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन वो क्या करेगा, एक तरफ से हीट लेगा। और तो याद रखना, इतनी जो मैं बातें समझा रहा हूं क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको स्टेडी स्टेट ही मानना होता है। मतलब हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो उस कंडीशन आने के बाद, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एक रॉड है, एक वॉल है, या कोई भी चीज है उसमें से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हीट ट्रांसफर किस कंडीशन पर हो रहा है, प्रैक्टिकली उस कंडीशन को आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन हमेशा किस कंडीशन पे है, जब स्टेडी स्टेट पे आ गई। मतलब वो रॉड अपने आप को एडजस्ट कर चुका है किस कंडीशन के लिए, कि वो यहां से यहां पर हीट का ट्रांसफर करता रहे। बात समझ में आया? तो हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। हाँ, अभी ये बाद में बनाना, पहले लिखो कंडीशन ऑफ
स्टेडी स्टेट। बेटा वो एक स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं, मैंने ऐसे लिख दिया था क्या? वॉट की यूनिट क्या लिखी है मैंने? ये मीटर इंटू केल्विन है, ये है ना? तो वो मैंने माइनस नहीं है, मीटर इंटू केल्विन है। ओके, वो माइनस नहीं है। हाँ नहीं, सबका टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा कि एच सेम रहेगा। एच, एच का मतलब क्या? रेट ऑफ, जितना लेगा उतना, उसके लिए जो भी उसको एडजस्ट करना है वो हम क्या कर देंगे, उतना पहले हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप रॉड लगाओगे या कोई बॉडी लगाओगे तो उसको उस कंडीशन तक आने में पहले वो समय लेगा, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन आ जाएगी जब वो सेम रेट से हीट ट्रांसफर इधर से लेगा, इधर, इधर से लेगा, इधर ट्रांसफर करता जाएगा। दैट कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या इन दोनों में? हाँ देखो, एक डाउट आया है, उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। पहले आप ये लिख लो, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट लिखो, लिखो when a conducting medium, when a conducting medium is under steady state, when a conducting medium is under steady state, when a conducting medium is under steady state, at that condition, at that condition, at the cross section, at that condition, at the cross section, at the cross section, the mediums, the particles of medium, the particles of medium receives heat from one side, receives heat from one side and transfer it to, and transfers it to the other side in the same amount, in the same amount। क्या मतलब हुआ इसका? कि मीडियम के पार्टिकल्स एक तरफ से हीट लेंगे और दूसरी तरफ दे देंगे, पूरा पूरा, वो उसमें से कुछ भी। तो मैंने क्या बोला, जितना अमाउंट लेगा उतना दे देगा। तो एक लाइन छोड़ के या इसी में लिखो आगे लाइन में कि एट द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, at the condition of steady state, the temperature of particles of the medium remains constant at a particular cross section with respect to time, at a particular cross section with respect to time। मतलब टाइम के साथ अब उनका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स the particles of medium, that means the particles of medium
That means the particles of medium will not accept or reject heat. Will not accept or reject heat. जैसे ऐसे समझो, मान लो मैं मीडियम का पार्टिकल हूं, तो इधर से हीट आई, अगर मैंने इसमें से कुछ ले लिया तो फिर कम भेजूंगा, और मान लो इधर से ये आया और मैंने अपने आप को अपने से भी हीट दे दिया इधर, तो फिर मैं ज्यादा भेजूंगा। तो ये दोनों ही काम नहीं होगा। इट विल नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ये अपने यानी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है। पोजीशन के साथ उनमें वेरिएशन होगा तभी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आई बात? नीचे एक रिमार्क लिख लो, टू अवॉइड the heat transfer in the surrounding, to avoid the heat transfer in the surrounding, the conducting mediums are lagged. The conducting mediums are lagged with the non-conducting materials. Are lagged with the non-conducting materials. ओके एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये जो कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट वो कैसे अचीव होती है? वो अपने आप हो जाती है। आपको तो क्या करना है, बस ले जाके आपको ले जाके रख देना है, वो अपने आप थोड़ी देर के बाद अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इधर से हीट लेगा और इधर देता जाएगा। तो याद रखना हमारी जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी क्वेश्चन है, दे ऑल आर एट स्टेडी स्टेट। अब देखिए एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर जब इधर से हीट इधर जाएगी तो डेफिनेटली इधर से कुछ हीट इधर जा रही है ना? तो जैसे अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो इसमें से हीट जाएगी तो ये अपना टेम्परेचर डाउन करेगा, और इसमें से हीट आएगी तो ये अपना टेम्परेचर अप करेगा। समझ में आएगा? लेकिन मान लो मैंने कहा कि इट इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि ये किस पर मेंटेन्ड है, इसको भी मैंने किसी तरह से मेंटेन कर रखा है और इसको भी किसी तरह से, तो तब तक ये एच की वैल्यू भी मेंटेन रहेगी। यस और नो? होता तो रहेगा, लेकिन जैसे अगर इसने जैसा बोला कि सर अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो इधर से हीट निकल के इधर जाएगी तो ये बॉडी कुछ ठंडी होने लगेगी, ये कुछ, फिर थोड़े टाइम के बाद एक कंडीशन आएगी जब इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपको एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जब इधर से इधर जब हीट का फ्लो हो रहा होगा तो ये बॉडी ठंडी हो रही होगी, ये बॉडी गर्म हो रही होगी। इधर आपका कैलोरीमेट्री का इक्वेशन चलेगा, इधर कंडक्शन की इक्वेशन चलेगी। बात समझ रहे हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब मैं बोलूंगा कि इधर का कुछ टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो याद रखना, जब तक हम आपको ये ना बताएं कि वो कोई ऐसी चीज है कि उसका टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, तब तक आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है कि दीज टेम्परेचर्स आर मेंटेन्ड। क्या दिया जाता है? तो तब हम लोग तब उस चीज को टाइम के साथ क्या रखते हैं, मेंटेन। अपनी तरफ से उसको चेंज नहीं करना है। अगर आपको उसकी चेंजिंग की कोई कंडीशन होगी तो क्वेश्चन बताएगा कि यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो वो थोड़ी देर बाद स्टडी स्टेट को लूज करेगा। इवन एक मिनट, इवन प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा सा आप और टॉपिक समझ जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं इनके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर वेरिएशन होंगे ना, उसके साथ मुझे हर बार एक नए कंडीशन की बात करनी होगी, नए टेम्परेचर वेरिएशन की बात करनी होगी। समझ गए? तो बार बार नए कंडीशन को अचीव करता जाएगा। क्लियर? हाँ,
हाँ, लेकिन ये तब करेंगे जब वो रिसीव ना करें और स्टेडी स्टेट को अचीव कर ले। आप कैसे दोगे हीट, पहले ये बताओ। हाँ, चलो बर्नर से आप हीट दे रहे हो ना, तो आपका काम सिर्फ यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहां मेंटेन कर दो, यहां मेंटेन कर दो, आप हीट ले जाने का काम ये करेगा। हाँ डेफिनेटली, तो यहां से यहां जो किस रेट से हीट जाएगी वो ये डिसाइड करेगा कि मैं यहां से यहां तक किस रेट से हीट लेकर जाऊंगा। इसका तो लॉ है ना। तो आपको तो एक जगह का दूसरे जगह का टेम्परेचर मेंटेन करना है, फिर वो इस रेट से हीट चली जाएगी। मेल्ट कर सकता है ना, इसमें किसने मना किया। आप इतना ज्यादा टेम्परेचर डाल दो कि ये मेल्ट होके खराब हो जाए, इसको जला दो, वो सब तो अलग अलग प्रॉपर्टी है बेटा। आप लोग चीज को खराब क्यों करने लग जाते हो। मतलब मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, पर मेरे कहने का मतलब है उस चीज को सही रहने दो, उसको काम करने दो। काम करने से तो ऐसे करेगा ना, काम ही नहीं करने देना चाहते हो। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है, मैं तो जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, लेकिन उसको मैं आपको समझाता हूँ। कौन सी रॉड आधी लाल आधी सफेद कहीं कुछ दिखी है आपको। एक मिनट मैं बताता हूँ। देखिए, ये वो कोई, देखो वो गलत नहीं कह रहा है, वो सही कह रहा है, और अभी मैं उस बात को बताता भी हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, इधर का टेम्परेचर इतना है कि आपका कंडक्टिंग मीडियम गर्म होके लाल हो गया सपोज, और वो कह रहा है सर एक तरफ तो लाल हो गया दूसरी तरफ नहीं हुआ। एक मिनट, तो ऐसे एक मिनट सुन तो लो। अभी आप देखोगे, अभी थोड़ा सा थोड़ी देर में 15-20 मिनट में कि टेम्परेचर का वेरिएशन होगा यहाँ, और यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज हो जाएगा रॉड में। तो हो सकता है इधर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि वो रेड हॉट सिचुएशन को अचीव कर सकता हो, और इधर का टेम्परेचर कुछ कम हो। तो याद रखना, मैं टेम्परेचर सेम होना नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम है। हो सकता है इधर का टेम्परेचर ज्यादा हो इधर का कम हो, इतना ज्यादा हो कि ये रेड हॉट दिख रहा हो आपको, है ना, ये कोई कम हो। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि टेम्परेचर वेरिएशन अपने आप एडजस्ट होगा उस कंडीशन के लिए जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आ जाता। यस और नो। तो चलिए हम लोग आप चाहो तो ये डायग्राम बना लो एक बार फटाफट, जल्दी बनाओ। इतना रिसर्च होता है कि क्या बताएं। नहीं बिल्कुल आपका कहना सही है। अच्छा एक और बात, इसने एक बात बोला कि सर हम हीट दे रहे हैं, हीट कोई पानी नहीं है। सुनना, कि आप ये सोचो कि हम ऐसे फेंक दें। हाँ डेफिनेटली, अगर आप कोई हीटर लगाओगे वो आपकी चॉइस है हीट देना हीटर से, कि सर मैंने बड़ा हीटर लगाते हीट दे रहा हूं, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम वो अपने हिसाब से ही चलेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। कंडक्टिंग मीडियम अपने हिसाब से चलेगा वो, क्योंकि रॉड के ऊपर या किसी मीडियम पर हीट कंडक्ट करने का लॉ है, एंड दैट इज व्हाट H इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये मिलके डिसाइड करते हैं कि वो हीट कैसे फ्लो कराएगा। अपने नहीं, आप अपने हिसाब से दो, लेकिन वो अपने हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन करेगा उसको क्या करने के लिए, उस फ्लो को मेंटेन कराने के लिए। बात समझे कि नहीं। तो ये डायग्राम अगर आपने बना लिया हो, देखिए मेरे पास एक कंडीशन है। अब ये आप है ना, पूरी चीज आपको समझ आ जाएगी। जैसे मान लो आपके पास एक रॉड है, आप रॉड बोल सकते हो वॉल बोल सकते हो, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, ये पूरा सॉलिड है ऐसे। ये एक ऐसा रॉड है जिसका के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ए क्या है उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अच्छा इधर देखो, मैंने इसको मेंटेन किया किसी लो टेम्परेचर पे, या मान लो इस इंस्टेंट पर ये हाई है और ये लो है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर देता हूं। तो हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। चलो अगर मेंटेन कर दें या नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को, ये तो इनकी प्रॉपर्टी है। मेंटेन करने का मतलब ये डिफरेंस फिक्स रहेगा,
मेंटेन नहीं करने का मतलब इनमें चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूं। आपको क्या पता है? थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब पता है आपको बताना है इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है। तो मान लीजिए इस रॉड की लेंथ L है, तो व्हाट इज द मैथमेटिक्स? हम कहेंगे किसी x डिस्टेंस पर जाके इसका टेम्परेचर T, और किसी x प्लस dx पे जाके T प्लस dt। अब आपको नहीं पता है ये dt कितना है, लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर हम x से x प्लस dx दिखाते हैं तो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम लोग शॉर्ट में हीट करंट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो दैट इज h हम किधर दिखाते हैं एज पर फॉर्मूला? x से x प्लस dx की तरफ। तो योर फॉर्मूला वुड बी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज योर माइनस के ए dt बाय, अभी लिखेगा कोई नहीं, अभी हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। देखो सब कंडीशन पे। एक बात बताइए, क्या थ्रू आउट एरिया सेम? क्या थ्रू आउट के सेम? इसीलिए ये इस रॉड को हम लोग क्या कहेंगे? एक होमोजीनियस। अभी लिखना मत कोई भी, ठीक है? एक बार आप सीख जाओगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये होमोजीनियस रॉड है, ठीक है? एक बात बताइए, हर जगह के सेम और हर जगह एरिया भी सेम, तो क्या आपको लगता है कि हर जगह पर dt बाई dx भी सेम होना चाहिए? तभी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हर जगह सेम होगा। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा हम इसको किस कंडीशन पे ले जा रहे हैं, डायरेक्ट स्टेडी स्टेट, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमेशा कब होगी? स्टेडी स्टेट पर होगी। कंफर्म? तो यहां से जिस रेट से हीट जा रही है यहां से भी उसी रेट से जाएगी, यहां से भी उसी रेट से जाएगी, यहां से भी। तो क्या ये मेरा dt बाई dx इज अ कांस्टेंट वैल्यू? पता है यहां टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर होगा। dt बाई dx कांस्टेंट होने का मतलब टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन। यस और नो? सही बोल रहा हूं? ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज माइनस के ए dt बाई dx है और मुझे पता करना है कि ये h कितना है ना? तो एक बात बताइए, मैं यहां पे तो मेरे पास t का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है। कैसे? अगर मैं इसको h dx लिखता हूं तो दैट इज माइनस के ए dt। क्या ये कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है। और h भी, h कांस्टेंट हम हमेशा लेते हैं ड्यू टू स्टेडी स्टेट। ओके, अभी आपको पता चल जाएगा किस रेट से हीट जा रही है। h इक्वल्स टू सॉरी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर इज TH। व्हेन x इक्वल्स टू L द टेम्परेचर इज TL। सॉरी उल्टा लिख दिया। TL और L। बताइए ये क्या होगा? H कॉमन आ जाएगा, H बाहर, dx एक स्टेप में और लिखूंगा 0 टू L, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के ए कॉमन ले रहा हूं, इंटीग्रेशन dt। कहां से कहां तक? TH से TL। ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है H इंटू L, H इंटू L दैट इज इक्वल्स टू माइनस के ए dt बाई dx, dt TL माइनस TH, TL माइनस TH। तो योर H इक्वल्स टू माइनस, माइनस को भी हटा लो, योर H इक्वल्स टू के ए बाय L इंटू TH माइनस TL। अभी कोई लिखना मत,
रुक जाओ, अभी सब आ जाएगा। H इक्वल्स टू KA TH माइनस TL अपॉन L। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत यहां से हुई है क्या? मेरे फॉर्मूले में ये माइनस KA DT बाई DX इस ओर है क्या? एट लास्ट इट इज पॉजिटिव। ये लास्ट में क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? TH माइनस TL इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो H मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी मेरा हीट ट्रांसफर किधर होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ। व्हाट इज इट्स रेट? KA बाई L इंटू TH माइनस TL। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस रेट से ये हीट यहां से ले रहा है, इसी रेट से इधर, और सभी रास्ते में इसी रेट से ले रहे हैं, और इसी रेट से फिर इसी रेट से ले रहे हैं। समझ में? सबका सबका किसी भी x पे जाके ये निकालोगे, ये वैल्यू इतनी ही है, किसी भी x की। बात समझ रहे हो? तो आपका मीडियम एडजस्ट हो गया अपने हिसाब से, वो h को सेम करने के लिए। आप कहोगे सर सेम कैसे हुआ? तो देखो, ये मैंने कॉमन निकाला है यहाँ पे। कॉमन निकालने का मतलब हर जगह पर h की वैल्यू, इधर से आई इधर गई, इधर से आई इधर गई, इधर से आई, हर जगह उसकी h की वैल्यू कितनी है? अच्छा, मैंने इसको मेरे अननोन फॉर्मूले में ये इधर दिखाया था क्या? मेरा ये प्लस आया, ये प्लस आने का मतलब मैंने जिधर माना है हीट उसी तरफ फ्लो होगी, ये अपने अकॉर्डिंग आ गया। यस और नो? साथ के साथ इसी हीट ट्रांसफर को मेंटेन करने के लिए मीडियम अपना टेम्परेचर वेरिएशन कैसे करेगा? तो ये बात तो आपको पहले ही पता चल गई थी कि एक लीनियर फंक्शन होगा। तो योर H इज व्हाट? माइनस KA DT बाय, क्या आपको लगता है योर DT बाई DX इज योर माइनस H बाई KA? क्या ये आपका कांस्टेंट आ रहा है DT बाई DX? कांस्टेंट क्यों आ रहा है? H हर जगह सेम है, हर x पर, K और A भी हर x पर, तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x, उसका DT बाई DX कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आप कहेंगे सर DT goes to minus H by KA into integrate when x equals to 0, temperature is TH, at a distance x the temperature is T। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा T माइनस TH इक्वल टू माइनस H बाय KA, माइनस H बाय KA इंटू x, और h की वैल्यू कितनी है? KA बाई L TH माइनस TL। अब ये भी देखो, इसको रख दो, योर T इक्वल्स टू व्हाट? TH माइनस ऑफ TH माइनस TL अपॉन L इंटू x। क्या ये लीनियर फंक्शन है? ये तो हम बिना निकाले हमें पहले ही पता चल गया था कि T कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब x के साथ लीनियरली टेम्परेचर। देखो, ये सिस्टम ने अपना टेम्परेचर वेरिएशन मेंटेन कर लिया, और ये वेरिएशन है TH माइनस ऑफ TH माइनस TL इंटू x बाई L। तो बताइए, ये टेम्परेचर के साथ एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा? तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस और नो? पता है, मैं आपसे पूछूं मिडल का टेम्परेचर कितना, 3/4 पे टेम्परेचर कितना, इधर कितना, सब बदल गए। यहाँ का TH और यहाँ का TL, और टेम्परेचर यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, एंड दिस डिक्रीमेंट इज लीनियर डिक्रीमेंट। कैसा डिक्रीमेंट? लीनियर डिक्रीमेंट। और ये स्टेडी स्टेट के अकॉर्डिंग इन्हीं टेम्परेचर्स को वो अचीव करेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब H सेम, और H सेम करने पे ही मैं ये बोल पा रहा हूं कि DT बाई DX सेम होगा। तो स्टेडी स्टेट की जब कंडीशन अचीव हो जाएगी तो टेम्परेचर यहां पर लीनियरली वेरी करेगा। ओके, इसको नोट करिए।
एक बार नोट कर लो, है ना। इधर लिखा हुआ है TH, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये TH है। ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। बिल्कुल बेटा, ये टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, जो अलग अलग एक्स पर अलग अलग आएगा, ठीक है। HCV थोड़ा कंप्लीट होने के बाद, है ना, HCV बता दूंगा मैं, पहले हम लोग ये शीट करते चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 4 लेवल 2, ये मैंने बता दिया ना कौन से दो नहीं करने, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इधर देखिए, ये जो आपका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आया है, वो किस तरीके का वेरिएशन आया है। एक मिनट, ये x है और ये TH है। एक मिनट, तो इधर आपका TH से ऐसे डिक्रीज कर रहा है क्या, ये x इक्वस टू L, ये x इक्वस टू 0 और यहाँ का टेम्परेचर TL है, ओके। एक मिनट सुन लो, पूरी कहानी क्या थी एक बार आपको समझ में तो आए। इधर एक TH था, हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर, एक रॉड को आपने बीच में फिट किया, उस मीडियम ने जो हीट कंडक्शन किया है स्टेडी स्टेट से, उसको करने के लिए उसने रॉड का टेम्परेचर वेरिएशन कैसे कर दिया, लीनियर वेरिएशन कर दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, KA/L इंटू TH माइनस TL। अब ध्यान रखना, अगर TH TL मेंटेन्ड है तो ये रेट भी टाइम के साथ मेंटेन्ड है,
लेकिन मान लो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ये थोड़ा गर्म हो जाए, तो ये एच बदल जाएगा। ये एच बदलते ये सारे टेम्परेचर्स बदल जाएंगे, क्योंकि टीएच बदल गया और टीएल बदल गया, तो सारी चीजें बदल जाएगी। तो अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम होता कि ये टेम्परेचर बदल रहा हो, तो स्टेडी स्टेट के अकॉर्डिंग रॉड इमीडिएटली अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा स्टेडी स्टेट पर लेके की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इतना होमवर्क करके लाना है। पूरे को इसलिए पुट कर सकते थे आप, क्योंकि आपने यहां पर जब ये बोल दिया ना कि योर dt बाई डी एच इज कॉन्स्टेंट, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि सर ये जो ग्रेडियंट है वो टी एच माइनस टी एल अपॉन एल। तो वही काम मैंने यहां किया है, देखो वही तो किया है। इस एच को कॉमन लेके ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा टी, यही तो किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है बस। यस और नो? लेकिन ये तभी वैलिड हुआ जब एच सेम था, वरना सेम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।